जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रोटेस्ट्स हैपनिंग इन कजाकिस्तान एंड सीएसटीओ के बारे। जी हाँ, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे। तो जैसे कि आप जानते हैं जब से नया साल शुरू हुआ है तो कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सिविल अनरेस्ट चल रहा है। अब क्या है वो प्रोटेस्ट, किस बात का प्रोटेस्ट हो रहा है, सीएसटीओ क्या है, तो ये सब बातें हम इस वीडियो में बहुत ब्रीफली समझेंगे। तो जो प्रोटेस्ट हैं, सो दे स्टार्टेड ऑन द 2nd of January इन द वेस्टर्न टाउन ऑफ ज़ानुज़ैन। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आ रही है कि यहां की सरकार ने जो गैस के प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, वो डबल कर दिए हैं। अब हैरानगी की बात तो ये है दोस्तों कि इस कंट्री में, देखिए कजाकिस्तान की बात करें तो यहां की जो आबादी है, यहां पे 2 करोड़ से भी कम लोग रहते हैं और इस कंट्री में बहुत ज्यादा रिच हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं। तो इतने रिच हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज होने के बावजूद यहां पे डबलिंग ऑफ द गैस प्राइसेस, ये बात काफी आश्चर्य वाली है। और ये भी माना जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट्स हैं, इसी बहाने वहां की जो सोसाइटी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी कजाकिस्तान में, हम अगर बात करें करप्शन की या सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की। अब देखिए कजाकिस्तान पहले तो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन 1991 के बाद जैसे सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ तो उसके बाद ये जो सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, इन सब कंट्रीज ने ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस करना शुरू किया। लेकिन ग्लोबलाइजेशन एम्ब्रेस करने के बावजूद यहां पे अभी भी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी है। तो अब ये जो सिचुएशन है कजाकिस्तान में बहुत पेचीदा बनती जा रही है। ऐसा भी माना जाता है कि देखिए कजाकिस्तान को लगभग 28 साल के लिए नूर सुल्तान नजरबाइव ने रूल किया था। अब ये एक बहुत इनकी जो टेंडेंसीज थी रूल करने की वाज वेरी डिक्टेटोरियल। अब प्रेशर में आके 2019 में नूर सुल्तान नजरबाइव ने रिजाइन कर दिया था। लेकिन नूर सुल्तान नजरबाइव उसके बावजूद भी कजाकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन थे। अब ये सिविल अनरेस्ट के कारण, प्रोटेस्ट के कारण उनको इस कुर्सी से भी रिजाइन करना पड़ा। ऐसा भी माना जाता है कि ये जो सारा का सारा किया कराया है, डबलिंग ऑफ गैस प्राइसेस की बात करें, पेट्रोल के दामों की बात करें, ये सारा किया कराया नूर सुल्तान नजरबाइव का ही है। अब रिस्पॉन्स क्या था इन प्रोटेस्ट को? तो अभी जो प्रेजेंट कजाक प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? कासिम जोमार्थ तोकायेव। नाउ what he did was he called upon the CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी बस 2 मिनट में इसके बारे में हम पढ़ेंगे CSTO क्या है। तो उन्होंने CSTO को कॉल अपॉन किया, तो CSTO रिस्पॉन्डेड वेरी स्विफ्टली। तो जो CSTO है, तो एक बात आपको बता दूं कि इट इज रन मोस्टली बाय रशिया। तो मोर देन 50% ऑफ द बजट ऑफ CSTO इज गिवन बाय रशिया। तो CSTO ने रिस्पॉन्ड किया बहुत स्विफ्टली, लगभग 2,500 ट्रूप्स भेजे, जिसमें से मोस्टली जो ट्रूप्स थे वो रशिया और बेलारूस के थे। तो ये पहली बार हुआ है कि अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द CSTO ये इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया गया है। अब ये जो आर्टिकल 4 है, तो अगर ब्रीफली समझें, ये तब यूज किया जा सकता है जब कोई भी मेंबर स्टेट हो विद इन, यानी कि कोई भी मेंबर स्टेट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनमें से किसी एक मेंबर स्टेट पे अटैक होता है तो जो बाकी की सारी जो स्टेट्स हैं, जो बाकी की सारी मेंबर्स हैं इस ग्रुपिंग की, CSTO की, वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाती हैं। एंड सो दिस कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ द अटैक्स अगेंस्ट मेंबर स्टेट्स, खास करके जब मेंबर स्टेट्स की स्टेबिलिटी या सॉवरेनिटी पे आंच आती है। अब व्हाट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये समझते हैं। नाउ दिस इज अ रशिया डोमिनेटेड सिक्योरिटी अलायंस। तो रशिया इसमें 50% से ज्यादा इसका जो बजट कंट्रीब्यूशन है रशिया करता है। इसका हम कह सकते हैं लाइक काइंड ऑफ अ काउंटर टू नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नाउ अब यूएसएसआर 90, जैसे आप जानते हैं अभी दिसंबर 2021 में 30 साल कंप्लीट हुए हैं यूएसएसआर को डिसॉल्व हुए को। तो यूएसएसआर के फॉल के बाद तो जो मेंबर्स थे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में कौन सी कंट्रीज थी, यानी कि जो आपकी आज के टाइम की जो ईस्टर्न यूरोपियन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो इनका जो ब्लॉक था वो CIS था। तो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थी उन्होंने साइन करी एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। अब देखिए, अब सोवियत यूनियन तो नहीं रहा 1991 में, लेकिन ये सारा का सारा जो एरिया है, सेंट्रल एशिया की बात करें, ईस्ट यूरोप की बात करें, ये रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ठीक है, यानी कि रशिया को फिर भी ये था कि कैसे मैं अपनी डोमिनेंस इस एरिया में बनाए रखूं। तो ये ट्रीटी साइन करेगी। ये जो ट्रीटी थी, दिस वाज अ रिप्लेसमेंट टू द वॉर्सो पैक्ट। तो ये ट्रीटी जो थी, दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1994।
इसका ट्रीटी का नाम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी था। अब ये थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके 6 मेंबर्स हैं सीएसटीओ के। कौन से हैं? रशिया है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान, आर्मीनिया, बेलारूस और कजाकिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान में सिचुएशन अभी अनफोल्ड कर रही है। और 2002 में जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी था उसका नाम पड़ा कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब वॉर्सो पैक्ट की बात समझें अगर बहुत ब्रीफली, तो वॉर्सो जैसे कि आप जानते होंगे अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है कि जो वॉर्सो है, वॉर्सो जो इट्स द कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो फॉर्मली जो वॉर्सो पैक्ट था दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। ये 14 मई 1955 को साइन किया गया था। अब दिस वाज अ काउंटर टू नेटो। आज के टाइम पे सीएसटीओ इज अ काउंटर टू नेटो, उस टाइम पे 1955 में दिस वाज अ काउंटर टू नेटो। ये कब बनाया गया था? इमीडिएटली तब जब वेस्टर्न जर्मनी वाज एक्सीडेड टू द वेस्टर्न अलायंस। नाउ दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सोवियत यूनियन, और इसके साथ सोवियत यूनियन के साथ 7 और मेंबर्स थे जो प्राइमरली सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी। अब इसमें से ये मेंबर्स थे अल्बेनिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी जैसे आप जानते हैं सोवियत इन्फ्लुएंस के अंडर था, हंगरी, पोलैंड एटसेट्रा। अब ये जो ब्रेकअप हुआ वॉर्सो पैक्ट का, ये डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से भी पहले हुआ था। तो 1989 में जैसे आप जानते हैं बर्लिन वॉल जब गिरी तो उसके बाद जो कम्युनिस्ट वेव था वो डिक्लाइन में आना शुरू हो गया था, खास करके ईस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल एशिया में। तो वॉर्सो पैक्ट जो था दिस डिसॉल्व्ड इन फरवरी 1991। अब व्हाट डू वी नो अबाउट सीएसटीओ? वापस सीएसटीओ की बात करते हैं। तो सीएसटीओ जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी कोई नई बात तो नहीं है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो प्रिंसिपल है वो नेटो के लिए भी अप्लाई होता है, यूनाइटेड नेशंस के लिए भी होता है, और यूनाइटेड नेशन से पहले जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था उस पर भी अप्लाई होता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल है एन अग्रेसर अगेंस्ट एनी वन स्टेट। अब यहां पे कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के अगेंस्ट अग्रेशन दिखाया जा रहा है, तो ऐसा माना जाता है, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई ये फॉरेन हैंड है। तो एन अग्रेसर अगेंस्ट एनी वन स्टेट, यानी कि यहां पे कजाकिस्तान आ गया। तो जो भी सीएसटीओ के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर कोई भी एक्सटर्नल कंट्री या एक्सटर्नल एनिमी अगर किसी भी मेंबर स्टेट पे अटैक करेगा तो वो पूरे के पूरे ब्लॉक पे अटैक है। ठीक है, तो सारी की सारी जो सारे के सारे मेंबर्स हैं सीएसटीओ के, वो अपने सॉवरेनिटी पे इसको अटैक मानेंगे। सो एन अग्रेसर अगेंस्ट एनी वन स्टेट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन अग्रेसर, यानी कि एनिमी अगेंस्ट ऑल अदर स्टेट्स। यानी कि रशिया क्या कह रहा है कि भाई जो कजाकिस्तान का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। अब नाउ व्हाई हैज द सीएसटीओ इंटरवीन? अब आप ये भी जानते हैं कि देखिए सीएसटीओ में जो मेजर डोमिनेंस है वो तो रशिया का ही है। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि देखिए 2020 की बात है, 2020 में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में भी झगड़ा हुआ था, तब तो सीएसटीओ आया नहीं। तब तो देखिए आर्मीनिया आफ्टर ऑल, अभी पीछे जाके देखिए आर्मीनिया जो है वो भी सीएसटीओ का ही मेंबर है। अब इस टाइम रशिया ने इंटरवीन किया, क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो कुछ कारण सामने आए हैं। पहली बात तो ऐसा है, देखिए रशिया इज कंसर्न्ड कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कजाकिस्तान में, देखिए उसका रेपरकशन, उसका इंप्लीकेशन रशिया पे भी है। व्हाई? बिकॉज रशिया शेयर्स अ बॉर्डर ऑफ ओवर 7500 किलोमीटर लॉन्ग विद कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ से भी कम की जनसंख्या है, तो इसमें से 19% तो एथनिक रशियंस ही हैं। ठीक है, और रशिया जो है वो एक बहुत क्लियर मैसेज देना चाहता है एक्सटर्नल एनिमीज को, यानी कि क्योंकि अभी इसको फॉरेन हैंड माना जा रहा है कि कजाकिस्तान में जो अनरेस्ट हुआ है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कि वो एक फॉरेन हैंड हो सकता है, तो वो एक क्लियर मैसेज देना चाहता है, देखो ये जो है कजाकिस्तान जो है हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो यहां पे कोई पंगा लेगा तो वो उसका उसका अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सो रशिया वांट्स टू सेंड अ क्लियर मैसेज दैट इट विल नॉट टॉलरेट एनी अटेम्प्ट्स ऑफ इंटरफेरेंस इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब बात आती है मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी। अब ये देखिए एक तीर से दो निशाने वाली बात यहां पे आ जाती है। एक तो है कि चलो भाई रशिया ये दिखाना चाहता है कि भाई ये मेरा एरिया है, मैं यहां का दादा हूं, तो यहां पे कोई पंगा मत ले आके। दूसरी बात, अब इसी बहाने रशिया व्लादिमीर पुतिन ये भी जानते हैं कि देखिए अभी कजाकिस्तान की मदद करने मैंने अपने बंदे भेजे हैं, मैंने अपनी आर्मी भेजी है, तो डेफिनेटली जो कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट है तोकामेव, वो अभी फिलहाल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा शुक्र मनाएंगे रशिया को, ही विल बी इंडेटेड टू रशिया कि भाई मुसीबत पे आने पे रशिया ने हमारी हेल्प करी। अब इसी बहाने व्लादिमीर पुतिन क्या चाहते हैं, जो कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान तो क्या बहुत सारी जो बाकी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, ये सब ना मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी फॉलो करती हैं। देखिए अब ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ऑटोनोमस है, सॉवरेन है, अब सोवियत यूनियन का तो हिस्सा नहीं है, सोवियत कॉलोनीज तो नहीं है, अब ये जो मर्जी फॉरेन पॉलिसीज कर सकती हैं, अपनी इनकी अपनी ऑटोनॉमी है। अब मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी क्या है कि यानी कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये बहुत सारी कंट्रीज के साथ एंगेज करती हैं,
तो उनका राइट बनता है, चाहे अमेरिका है, चाहे टर्की है, चाहे सऊदी है, चाहे चाइना है, चाहे रशिया है, व्हाटएवर इट इज, चाहे यूरोपियन यूनियन है। लेकिन इसके साथ साथ रशिया को इनसिक्योरिटी हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एरिया है टेक्निकली तो ये रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है। तो रशिया कैसे इस बात को स्वीकार कर लेगा कि अपने ही बैकयार्ड में, अपने ही नेबरहुड में जो ये सब कंट्रीज हैं बाकी कंट्रीज के साथ भी इंगेज कर रही हैं। लेकिन इन सब कंट्रीज का जो कोशिश रहती थी मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी फॉलो करने की, वो इस करके थी ताकि रशिया को एट वन आर्म डिस्टेंस रख सके। अब ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज अब ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है रशिया को कि रशिया ने मदद करी है। ठीक है, तो अब ये मौका मिलेगा रशिया को कि कैसे रशिया डोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी में। अब आगे क्या लाई करता है, व्हाट लाइज अहेड। अब देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि जो प्रोटेस्ट्स हैं वो कब खत्म होते हैं, कब स्लो डाउन होते हैं। अब ये तो टाइम बताएगा, अब ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं। बट सवाल ये उठता है कि अगर प्रोटेस्ट कूल डाउन भी हो जाते हैं, प्रोटेस्ट कम भी हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो क्वेश्चन इज कि वेदर द सीएसटीओ ट्रूप्स विल लीव। क्या रशिया यहां पे छोड़ना चाहेगा? देखिए, अब यहां पे एक बड़ी फनी बात है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का ये कहना है, वो ये कह रहे हैं दैट बॉस इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि एक बार रशियंस जो हैं आपके घर में आ जाएं तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, और उनसे पीछा छुड़वाना बहुत ही मुश्किल होता है। एग्जाम्पल यहां पे आ जाता है आपका, जब सोवियत ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था तो वो 10 साल रहे थे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली उसके 1989 में ही सोवियत ट्रूप्स ने फिर लीव किया था अफगानिस्तान। तो ये उस कंटेक्स्ट में उन्होंने बात कही। अब यहाँ पे और कंक्लूडिंग में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। देखिए, चाइना, वैसे तो चाइना रशिया का बहुत अच्छा दोस्त था आज के टाइम पे, तो चाइना और रशिया की दोस्ती तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा उनकी चर्चे ही चल रहे हैं उनकी दोस्ती के। ठीक है, तो जैसे जैसे इंडिया अमेरिका के और नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चाइना रशिया के और नजदीक आ रहा है। पर सवाल ये है, चाइना जो है कजाकिस्तान का भी नेबर है, ठीक है, वो भी बाउंड्रीज शेयर करते हैं ना। अब चाइना ऑब्वियसली चाहता है कि इस रीजन में वो डोमिनेंस लेके आए। हालांकि ऑब्वियसली रशिया ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली रशिया की डोमिनेंस इस रीजन में बहुत ज्यादा रही है, बिकॉज ये सब कंट्रीज पहले सोवियत कॉलोनीज थी। अब चाइना यहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत कर रहा है, जो आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी हैं कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में। तो चाइना इज ऑल्सो कीनली वॉचिंग दीज इवेंट्स अनफोल्ड एज चाइना हैज मेड मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन दिस रीजन। सो दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। जाने से पहले आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स। दोस्तों, मैं बार बार कहता रहता हूं कि प्रीलिम्स पास में है, और आपको पता है कि 5 महीने का टाइम ही रह गया, 5 महीने से भी कम रह गया अब तो टाइम प्रीलिम्स के लिए। तो दोस्तों, अब कोरोना है कि नहीं है, जो टाइम हमको यूपीएससी ने दिया है, जो डेट यूपीएससी ने दी है एग्जाम की, तो हम उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो हम कुछ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लेके आए हैं आपकी तैयारी को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई एरिया वीक है, चाहे वो करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो आपका स्टैटिक पार्ट हो, तो ये कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी, और ये 12 हफ्ते का कोर्स रहेगा। सो दोस्तों, इससे पहले लेट हो जाए, इन कोर्सेज पे आप जरूर गौर करिए और इनको इनरोल करिए। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो बहुत जल्दी मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ फ्यू मिनट सीरीज में। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।